बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर शुरू कर रखा था द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो आज हमने उसे इख्तिताम पजीर करना है। इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है टेक्स्ट का, वो आज हमारा ये इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमारी जो बेटे बात रुकी थी वो ये रुकी थी कि राइटर वो जो प्रेस्क्रिप्शन थी, नुस्खा था, ट्रीटमेंट थी, इलाज था, जो कि डॉक्टर ने उसे लिख के दिया कि आप ये ले जाएं, ये मेडिसिन ले लें, इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब वो जब केमिस्ट के पास गया था, दवासाज के पास गया था, तो उसने उसे वो रिटर्न बैक कर दिया कि नहीं, आप ये बजाय इसके कि वो उसे कोई मेडिसिन देता, कोई दवा देता, उसने दवा देने की बजाय वो नुस्खा उसे वापस कर दिया। अब जब वापस कर दिया तो फिर वहाँ यहाँ तक तो हमारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ से आगे हमने कंटिन्यू करना है। ही सेड ही डिड नॉट कीप इट। उस दवासाज ने कहा कि जनाब ये जो कुछ आपको चाहिए ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई सेड, मैंने कहा यू आर अ केमिस्ट। जनाब आप केमिस्ट नहीं हो, मतलब आप दवासाज नहीं हो, आप मेडिकल स्टोर के मालिक नहीं हो, क्या बात है। ही सेड आई एम अ केमिस्ट। उसने कहा जनाब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैं केमिस्ट ही हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर, अगर मेरे पास माली इमदाद से चलाने वाला कोई स्टोर होता एंड फैमिली होटल कंबाइंड, और मेरे पास साथ कोई होटल भी उसके साथ होता, आई माइट बी एबल टू ओबलाइज यू, तो फिर मैं आपको ये चीज़ें देने में ओबलाइज कर सकता, ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता। बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, हैम्पर रुकावट होना, ये सिर्फ ये जो केमिस्ट होना ये मेरे लिए बड़ी हैम्पर्स की बात है, रुकावट की बात है। ये सिर्फ दवासाज होना मेरे सामने ये रुकावट डाल रहा है कि मैं आपको आपकी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस नुस्खे के अंदर, इस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर, ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं दे सकता। फिर जब ये बात की तो फिर क्या हुआ, आई रीड द प्रेस्क्रिप्शन। फिर वो जो नुस्खा था जो डॉक्टर ने लिखा था, मैंने उसे पढ़ा। इट रैन, इसमें दर्ज था, दर्ज होना, उसमें ये दर्ज था। क्या दर्ज था? कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ये वाली 3 चीज़ें। ये ज़रा देख लें कि ये उस नुस्खे में डॉक्टर ने क्या लिखा था, और अब आपको समझ भी आ जाएगी बेटे, क्योंकि इससे पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये अब हम उसको कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं, अब हम उसको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब आपको वो सारी कहानी समझ आ जाएगी कि वो क्या था। वो जो डिफरेंट डिजीज़ के नाम्स को रीड आउट करने के बाद, उनकी सिम्टम्स को रीड आउट करने के बाद, वो जो सपोज करता जा रहा था जी मेरे अंदर ये चीज़ भी है, ये बीमारी है, ये है, मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ, वगैरह वगैरह। वो पीछे हमने जितनी सारी डिटेल पढ़ी है, जो कहानी पढ़ी है, जो स्टोरी पढ़ी है, वो सारी की सारी अब यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर भी हो जाएगी और हम उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, उसको हम कॉम्प्रीहेंड भी कर सकेंगे। सबसे पहली बात ये लिखी हुई है जी, 1 पाउंड बीफ स्टीक एवरी 6 आवर्स। 1 पाउंड गोश्त खाना है हर 6 घंटे के बाद, यानी आपने एक सेहतमंद गोश्त का इस्तेमाल करना है हर 6 घंटे के बाद। ये उसके अंदर पहली मेडिसिन लिखी गई थी, यानी मैं वैसे मेडिसिन कह रहा हूँ, ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन मैं वैसे नाम ले रहा हूँ कि जी पहला नुस्खा, पहली मेडिसिन, कि हर 6 घंटे के बाद आपने 1 पाउंड गोश्त का इस्तेमाल करना है। 10 माइल्स वॉक एवरी मॉर्निंग, ये है जी दवाई नंबर 2, मेडिसिन नंबर 2। रोज़ाना सुबह 10 मील सफ़र करना है, 10 मील पैदल चलना है, 10 मील वॉक करनी है। हर रोज़ सुबह आपने 10 मील आपने वॉक करनी है। ये दूसरी दवा हो गई। दवा नंबर 3 क्या है जी, बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट। हर रात को आपने 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे आपने बिस्तर पे होना है, आपने सो जाना है, यानी कि सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये दवा नंबर 3 हो गई जी। उसके बाद दवा नंबर 4, डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है, वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जी। आपने अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन में, दिमाग में ऐसा कुछ कचरा नहीं भरना, ऐसी कुछ चीज़ नहीं भरनी जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जिसको आप समझते नहीं हैं, जो चीज़ आपकी मुतलका नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ इल्म नहीं है।
तो ये दवा नंबर और मेडिसिन नंबर 4 हो गई। इस तरीके से बेटे ये 4 चीज़ें, अब देखें इसमें किसी किस्म का कोई सिरप, कोई टैबलेट, कोई कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं है, उसको वहम हो चुका था, वो खामखा ऐसे थिंकिंग किए जा रहा था, खामखा सोचे जा रहा था, उसको मसला कुछ भी नहीं था, बस वो ऐसे सोच सोच के अपने आप को उसने बीमार कर लिया था, अदरवाइज वो बीमार था नहीं। तो बेटे ये चीज़ें जब उसने राइटर ने खुद पढ़ी उस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर ये वाले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, कि उस राइटर को जो प्रेस्क्रिप्शन दिया गया था, जो डॉक्टर ने लिखा था, वो क्या था। ये तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही आ जाता है हमारे पेपर के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी ज़रा आप इसको वो कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ज़रा अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये नुस्खा पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ जी, आई फॉलोड द डायरेक्शंस विद द हैप्पी रिजल्ट, स्पीकिंग माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड एंड स्टिल गोइंग हैप्पी। उसके बाद मैंने उस नुस्खे के ऊपर अमल किया और उसका जो रिजल्ट्स थे, जो उसके नताइज थे, वो बहुत अच्छे थे और मेरी हैप्पी ज़िंदगी गुजरने लगी, खुशबाश मेरा वक्त गुजरने लगा और मैं खुशबाश तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगा बग़ैर किसी मेडिसिन के बगैर। ये तो वो चीज़ें हैं ना नुस्खे के अंदर बेटे जो बताई गई हैं, जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए। ये नुस्खा जो बताया गया है हमारे लिए, इसमें ये सबक है कि इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करें, यानी गोश्त का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, 10 मील रोज़ाना वॉक करें, रात को जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ऐसी चीज़ें दिमाग में मत ठौंसें जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है कोई। अब देखें कि इंजीनियर अगर डॉक्टर की जगह बैठ के काम करेगा तो गड़बड़ी होगी, एक डॉक्टर इंजीनियर की जगह पे खड़ा होकर अगर काम करेगा तो मामलात बिगड़ेंगे ही। लिहाजा ऐसी फील्ड में मत घुसें जो आपसे रिलेटेड, आपसे मुतल्लिका नहीं है। लिहाजा मैं अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं बेटे वो देख लें, स्टफ़, फिल, पैक, इंसर्ट और है हैम्पर, ये भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है बेटे। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉप, तो ये 2 इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे वो आप ये भी साथ नोट कर लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर ट्रांसलेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और विद सिनोनिम्स ये मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। उसके बाद हमने बेटे प्रेपोजिशन स्टार्ट की थी, जो कि हमारे पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स की आती है। तो उसकी हमने डेफिनेशन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 की हमने प्रैक्टिस की थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेपोजिशन है ये प्लेस को शो करती है, टाइम को शो करती है या डायरेक्शन को शो करती है। वो डेफिनेशन जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे बताई थी। और उसके बाद असल चीज़ तो प्रैक्टिस होती है कि प्रैक्टिस करने से और उन वर्ड्स के मीनिंग याद करने से और उसकी वोकैब को तैयार करने से वो चीज़ सही तरीके से प्रेपोजिशन जो है वो सही तरीके से समझ आती है। अब जैसे ये सेंटेंस नंबर 1 है, शी इज़ एंक्शियस डैश हर सन्स हेल्थ। एंक्शियस ऑफ नहीं आता, एंक्शियस फॉर, एंक्शियस फॉर, परेशान होना। ये मीनिंग भी साथ समझ लिया करें, ये भी आपको हेल्पफुल साबित होंगे। आई एम अवेयर डैश योर इवल डूइंग, अवेयर ऑफ होता है, विद नहीं आ सकता, ऑफ। आई एम अवेयर ऑफ योर इवल डूइंग्स, बाखबर होना। उसके बाद है जी, राबिया इज अमेज डैश हर सक्सेस, अमेज एट, हैरान होना, ये एट आएगा बेटे, ऑफ भी नहीं आता, विद, अमेज विद नहीं आता, अमेज टू नहीं, अमेज एट, हैरान होना। उसके बाद है आई अश्योर यू, अश्योर ऑफ, इसका मतलब होता है बेटे यकीन दिलाना, अश्योर ऑफ, यकीन दिलाना, कॉपरेशन, तावन, इसका भी साथ नोट कर लें। उसके बाद है he is ashamed dash his misbehavior, ashamed of, शर्मिंदा होना। are you annoyed with my performance, annoyed at, नाराज होना, नाराज होना, annoyed at, नाराज होना,
तो ये विद नहीं आता, एट ये आएगा साथ इसके। अटैच दीज सर्टिफिकेट्स डैश दिस एप्लीकेशन, अटैच के साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो आएगी आफ्टर विद टू, टू आएगी बेटा अटैच टू, नथी करना, मुंसलिक करना, मुंसलिक करना। अच्छा बेटे, दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल डैश दिस प्रॉब्लम, एप्लीकेबल टू, ये इसमें डी ऑप्शन है जी, एप्लीकेबल टू, काबिल अमल होना। एवरीबॉडी इज एम्बिशियस डैश सक्सेस, एम्बिशियस फॉर। अच्छा बेटे, ये ऑफ टू विद ये नहीं आता। शी हैज फिनिश्ड अपार्ट डैश द लास्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम कि उसने लास्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी चीजें खत्म कर ली हैं, के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। तो ये आपकी प्रपोजिशन की एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल हो गई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 3 की ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। आपने करना ये है बेटे कि ऐसे ही सेंटेंस और इसके चारों ऑप्शन को लिखना है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो नहीं बनते और कौन सा ऑप्शन बनता है। अक्सर बच्चे सिर्फ उस एक को याद कर लेते हैं जो उसके साथ लगता है, जैसे एंग्शियस फॉर आता है, तो सिर्फ उसको याद नहीं करना बल्कि चारों ऑप्शन लिख के ये देखना है कि कौन से 3 ऑप्शन नहीं बनते और कौन सा जो ऑप्शन बनता है वो आपने याद कर लेना है। और मीनिंग को साथ थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा याद करते रहेंगे तो उससे ये होगा आपके वोकैब में भी इजाफा होगा और ये प्रपोजिशन याद रखने में भी आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। क्योंकि बेटे मैंने आपको पहले कहा है डेफिनेशन याद करने से प्रपोजिशन का मसला हल नहीं होता, ये चीज़ प्रैक्टिस से और याद करने से आपका ये 5 मार्क्स आप अटैम्प्ट कर सकेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेने से तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से वर्ड के साथ मैंने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है और मेरा आंसर ठीक होगा। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ये प्रैक्टिस से आती हैं बेटे, ये चीज़ें डेफिनेशन को पढ़ लेने से, और पेपर में तो डेफिनेशन आएगी ही नहीं, वो डेफिनेशन तो जस्ट मैंने आपको ऐसे समझने के लिए बताई थी राइट करके, लिहाजा वो पेपर में नहीं आएगी। पेपर में इस तरह से एज इट इज सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस के नीचे 4 ABCD ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, वहां आपने अपना बॉक्स फिल करना होगा पेपर के अंदर। ये बिल्कुल पेपर का पैटर्न है, जिसको पेपर के पैटर्न के ऊपर ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं। लिहाजा इस प्रैक्टिस को करने से आप ये प्रपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ लेने से या 1-2 एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनेगी। इसकी कम से कम 100 एक्सरसाइजेज आप करें तो जाके बात बन सकती है। फिर आपकी इतनी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।